हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गीता सोलंकी स्वागत करती हूँ आपका विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नीट एंड आईआईटी। लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 1 को कंप्लीट किया था, जो रिलेटेड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो एक चैप्टर होता है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि इसमें नीट का जो वेटेज रहता है 8 मार्क्स का रहता है। इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल ही इसमें से पूछता है एग्जामिनर। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी सम बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह करके कोई भी एक क्वेश्चन थियोरेटिकल हो सकता है और एक क्वेश्चन इसमें से वो न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा टफ नहीं देता, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं रहता स्टूडेंट के पास एग्जाम हॉल में। इस वजह से जो न्यूमेरिकल देता है वो भी एक इजी न्यूमेरिकल ही देगा आपको, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसमें हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट सेक्शन में जो हमने पढ़ा हुआ है वो मैटर से रिलेटेड पढ़ा हुआ है और हमने इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में 10 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इसका रीजन ये है कि जब स्टूडेंट 10th से 11th में आता है तो उसे थोड़ा सा सिलेबस वाइड लगता है, थोड़ा टफ सिलेबस उसको फील होता है 10th के बाद जब 11th में आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, उस चैप्टर को हमने 10 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट को ये चैप्टर काफी इजी लगे और वो उसको कंप्लीट कर सके। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था उसमें हमने मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और उसी के साथ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सबको हमने उसमें स्टडी किया हुआ था। हालांकि एग्जाम में तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और न ही मोस्टली आता है, लेकिन वो बेसिक को क्लियर करने में हेल्प होती है उससे, क्योंकि जब हम उसको स्टडी करेंगे उसी के बाद हम आगे का नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम में आता है उसको हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास हमें किसी भी स्पेलिंग वगैरह सीखनी होती है, सपोज हमें मैटर की स्पेलिंग लिखनी होती है, तो मैटर की स्पेलिंग को हमें सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अल्फाबेट सीखनी होती है। अल्फाबेट सपोज ABCD की हेल्प से ही हम मैटर की स्पेलिंग को बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम मैटर से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक टर्म होती है, मैटर्स क्या है, मटेरियल क्या है, अगर इसको नहीं जानेंगे तो हम आगे का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो बेसिक टर्म हमने पढ़ा है कल, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और उसमें कमेंट्स कीजिए। अब हम अपना एक नया सेक्शन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हम क्या स्टडी करेंगे? देखो सेक्शन 2 में जो हम पढ़ते हैं वो भी सब बेसिक ही होता है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं होता। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें बेसिक यूनिट पढ़ेंगे। बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, साथ में इसमें हम ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम पढ़ते हैं, इन सबको हम इसमें स्टडी करते हैं। एसआई जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और इसके सेक्शन 2 में जाते हैं तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम सीखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जब हम एवरीडे लाइफ में जैसे हमने
वाटर को बॉईल कर लिया, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, बॉइलिंग पॉइंट। हमने वाटर को फ्रीज कर लिया, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो वी कैन से दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, अगर कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास है, रिएक्टेंट से इक्वेशन में क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम वापस कहीं में चेंज कर ले, रिएक्टेंट में चेंज कर ले। पहले रिएक्टेंट को हमने किस में चेंज किया? प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट को किस में चेंज कर लिया हमने? रिएक्टेंट में। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। अगर सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर से हमने क्या बनाया? आइस बना लिया, और फिर आइस से हमने वापस क्या बनाया? वाटर में चेंज कर दिया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? जिसमें कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में वापस चेंज कर लेते हैं, उसे हम फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो फिजिकल रिएक्शन हो गई, और फिजिकल रिएक्शन से ही अटैच फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी होती है? बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो अगर इसकी हम एक सुटेबल डेफिनेशन देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, तो हमारी क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी? प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। या वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं वह फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर करते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए बगैर ही जिस प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब सपोज इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? सपोज एक छोटा बच्चा है, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 होता है टेम्परेचर। और एक बड़ा बच्चा है तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। तो दोनों के बॉडी टेम्परेचर क्या हो गए? सेम हो गए। वो बच्चे की हाइट, एज वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उसने उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उसका एक फिक्स हो गया कि दोनों का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 होता है। तो हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? वह प्रॉपर्टीज जो कंपोजिशन को चेंज किए बगैर ही मेजर की जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज आता है। जैसे कि हमने लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा हुआ था कि रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हम फिर वापस रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में तो चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं करते फॉर द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा कि रिएक्टेंट कहीं में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल अगर हम दे, अगर हम घरों में चूल्हा जलाते हैं तो उसमें हम लकड़ियां यूज करते हैं, और जब लकड़ी जल जाती है तो सिर्फ क्या बच जाता है? आस बच जाती है, राख बच जाती है। तो उस राख को हम वापस लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो हम वुड ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ द वुड। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलने से क्या बनता है? राख बनती है, लेकिन राख को हम वापस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्निंग ऑफ द वुड फॉर द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज जब हम प्रॉपर्टीज करते हैं तो उसमें हम केमिकल चेंज को स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है सेक्शन में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज देखिए क्या होता है। जब हम एवरीडे लाइफ में मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम कपड़ा कहीं में खरीदते हैं? मीटर्स में खरीदते हैं। सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं तो सब्जियां हम कहीं में लेते हैं? केजी में ले लेते हैं। आलू लेने हैं
कितने 50 रुपए किलो या फिर 50 रुपए धड़ी, जो भी रेट होता है। ऐसे ही अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम मीटर यूज करते हैं। तो हम एवरीडे लाइफ में बहुत सी मेजरमेंट को यूज करते हैं। अब जब हम इन सब मेजरमेंट को यूज करते हैं तो इसी से रिलेटेड हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को मेजर करने की जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या हो जाती है? फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती है। अब अगर इसको साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? all such quantities which come across during our scientific study are called physical quantities। साइंटिफिक स्टडी के दौरान जो क्वांटिटीज यूज होती है उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलती है। वैसे सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा द इंटरनेशनल सिस्टम और यूनिट्स SI। ये जो टॉपिक है ये कई बार पूछ लेते हैं यूनिट्स वगैरह एग्जामिनर एग्जाम में, जब हम एग्जाम देते हैं। वैसे सभी को पता होना चाहिए किसकी यूनिट क्या होती है और क्यों हमें स्टैंडर्ड सिस्टम का नीड हो गई। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम के लिए जो हमें नीड हो गई उसके लिए एक क्या रीजन था कि जैसे किसी को कोई भी चीज लेनी है, उधार लेना है, देना है या कुछ करना है, तो पहले मेजरिंग के लिए कोई ज्यादा यूनिट नहीं होती थी। वो क्या करता था, किसी चीज के अकॉर्डिंग ही उसको उधार दे देता था और ले लेता था। तो उससे काफी एक डिफिकल्टी हो जाती थी कि उसने मुझे कम दे दिया, उसने मुझे ज्यादा दे दिया। इस चीज को रिमूव करने के लिए यूनिट्स को यूज किया। अब इंटरनेशनल यूनिट्स की क्यों आवश्यकता हुई, क्यों नीड हुई? उसके लिए क्या है कि बहुत सी यूनिट होती है, जैसे माइल्स हो गई, माइल्स हमने यूज की, फीट यूज करते हैं हम डिस्टेंस के लिए, यार्ड्स यूज करते हैं। तो बहुत सारी यूनिट हम यूज करते हैं। अब इन यूनिटों को आपस में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा टफ होता है। कुछ तो यूनिट कन्वर्ट हो जाती है और कुछ जो यूनिट्स होती है उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? ए यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure any physical quantities। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूज किया गया उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम या फिर SI यूनिट इसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो 7 बेसिक यूनिट्स आती है। ये जो 7 बेसिक यूनिट्स होती है इन्हीं के ऊपर ही इंटरनेशनल सिस्टम डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन दिस यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? 7 बेसिक यूनिट्स की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी बेसिक यूनिट होती है। तो बेसिक यूनिट कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए कौन कौन सी 7 बेसिक यूनिट होती है, कौन सा उसका सिंबल होता है और उसकी यूनिट कौन सी होगी, और ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो लेंथ होती है। लेंथ को हम किससे शो करते हैं? L से। L कैपिटल नहीं होना चाहिए, L स्मॉल होना चाहिए इसमें, और इसको हम मीटर से करते हैं। मीटर भी स्मॉल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सिंबल फॉर SI यूनिट, जो हम सिंबल इसमें यूज करेंगे वो कौन सा सिंबल है? M सिंबल होता है। मीटर की स्पेलिंग होती है METRE। स्मॉल m को हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका मास आता है। मास को m से शो किया जाता है। यूनिट इसकी किलोग्राम हो गई और केजी इसका सिंबल हो गया। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम को T से, इसकी नेम ऑफ द SI यूनिट क्या हो जाती है? सेकंड हो जाती है टाइम की, और इसका सिंबल S हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसको हम करंट को कहीं से I से शो करते हैं। एम्पेयर इसकी यूनिट होती है और इसे A से हम यहाँ पे
शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टी, कैपिटल टी से इसको करेंगे। और ये यहाँ पे केल्विन, ये आपको याद रखनी है क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल में पूछते हैं एग्जामिनर और यूज करते हैं केल्विन। केल्विन को के से शो किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन से डिनोट करेंगे। मोल इसकी यूनिट का नेम हो गया, एसआई यूनिट मोल हो गई। और जो इसका सिंबल होता है मोल होता है। कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा लिखा हुआ और कई बार ऐसा, लेकिन ये जो एसआई यूनिट जो होती है वो MOLE मोल होती है। ये केवल इसका सिंबल होता है मोल, जिसमें से हमने ई को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटीज, IV से इसको डिनोट करते हैं। कैंडेला इसका यूनिट होती है और इसको सिंबल जो होता है वो CD होता है। देखो इन 7 यूनिट्स को याद करके अपनी फिंगर टिप्स पे रखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें यूनिट को देखते हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल में कौन सी यूनिट दी है और क्वेश्चन उसका आंसर किस यूनिट में पूछा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो भी सीखेंगे कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लीटर को सेंटीमीटर में, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 7 बेसिक यूनिट से ही कंसिस्ट है। इसमें ये क्या है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ 7 बेसिक SI यूनिट। जो हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है कि 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी होती है, तो इसमें बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए कि 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती है। अभी पीछे पढ़ा हुआ है जूल, कैंडेला, न्यूटन एंड पास्कल, इसमें से कौन सी बेसिक यूनिट्स है? कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी। देखो जूल, कैंडेला, न्यूटन्स और पास्कल, इसमें से जो हमारी 7 बेसिक यूनिट हमने जो अभी पीछे पढ़ के आए वो कौन सी है? कैंडेला होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 7 बेसिक यूनिट्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से ये टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन होती है। जब हम 7 बेसिक यूनिट पढ़ के आए तो उससे हमें पता चला कि जो केल्विन होती है कौन सी यूनिट होती है? SI यूनिट होती है। टेम्परेचर की SI यूनिट कौन सी होती है? डिग्री केल्विन होती है। अब अगर हमको गिवन है डिग्री सेल्सियस में, अगर एग्जामिनर कोई भी न्यूमेरिकल देता है कि सब्सटेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी दे सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये रूम टेम्परेचर होता है। याद रखिए 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। अगर एग्जामिनर ने दिया 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर हो गया। अगर नहीं दिया, केवल कितना दिया हुआ है? रूम टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? 25 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे क्योंकि हमें पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको हम, उसने आंसर पूछा कहीं में, केल्विन में पूछ लिया उसने आंसर हमसे, तो हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं, जो हमें टेम्परेचर गिवन होता है सेल्सियस में 25 गिवन होता है, उसमें 273 ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर किसी भी न्यूमेरिकल में हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है और या रूम टेम्परेचर पर कोई भी इक्वेशन दी गई है, उसको आंसर हमें केल्विन में करना है, तो हम क्या करेंगे? 273 उसमें प्लस करके केल्विन में चेंज कर लेते हैं। अब आती है बात यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की। जो डिग्री सेल्सियस होता है उसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना होता है? 5/9 F फ़ारेनहाइट -32 कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे हमें थर्मामीटर गिवन है। थर्मामीटर हम मोस्टली घरों में भी आजकल यूज करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर जिनको बोलते हैं।
तो इसमें रूम टेम्परेचर गिवन है, देखो रूम टेम्परेचर कितना गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 273 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 293 हो जाता है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कितना होता है, 77 हो जाता है। इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 310 जो होता है केल्विन होता है। कई बार बॉडी टेम्परेचर का जो 98.6 है हमारे पास, 37 डिग्री सेल्सियस और ये गिवन होता है, ये जनरल साइंस में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो एग्जाम होते हैं जनरल साइंस के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो आपको याद रखना है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम टेम्परेचर को 3 यूनिट से मेजर कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन। और जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है, केल्विन होती है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 उसमें प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करेंगे। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी हम बहुत सी यूनिटों को यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गई एसआई यूनिट, क्या है इसकी, मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मीटर क्यूब होती है। 1 लीटर इक्वल कितने हैं, 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर इक्वल कितने हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे। अगर उसने लीटर में दिया हुआ है और क्वेश्चन मिलीलीटर में पूछा हुआ है उसने आंसर, तो हमें उस लीटर को कहीं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें। अब नेक्स्ट आता है कि मास और वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। देखो मास और वेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो। अगर देखा जाए तो जो मास होता है, उस मास के लिए जो होता है, मास प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर चेंज नहीं होता। जबकि ये क्या होता है, वेट, वेट एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाएंगे तो वेट चेंज हो जाता है। दोनों ही अलग अलग है। बहुत से क्या सोचते हैं कि मास और वेट दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन दोनों टर्म जो होती है वो अलग अलग होती है। जो मास होता है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे वो चेंज नहीं होता, जबकि वेट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज हो जाता है हमारा। अब हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करेंगे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। अगर आप लैब में जाते हैं तो आपको ये सब ऑपरेटर्स आपने देखे होंगे लैब में। सबसे पहले ब्यूरेट आता है, ब्यूरेट से हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। पिपेट आता है, पिपेट होता है जो मतलब जब लैब में जाते हैं तो पिपेट मिलता है और ऊपर इसको ऊपर से इसमें से कोई भी लिक्विड होता है ऊपर से इसको एयर के द्वारा खींचा जाता है। साथ में ये सिलेंडर हो गया। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये सब ऑपरेटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लेंथ। लेंथ को हम किस से मेजर करेंगे, कौन सी यूनिट होती है, लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो गई, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल हो जाती है। 1 नैनोमीटर इक्वल 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल है। और 1 पिकोमीटर इक्वल 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर के इक्वल हो जाती है। तो ये यूनिट भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है ड्राइव्ड यूनिट। ये यूनिट क्या होती है, एक तो हमने बेसिक यूनिट पढ़ा और बेसिक यूनिट के बाद कौन सी आ गई हमारी, ड्राइव्ड यूनिट आ गई। तो ये जो ड्राइव्ड यूनिट होती है ये बेसिक यूनिट से ही ड्राइव की गई है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। द यूनिट आर ड्राइव्ड आउट ऑफ दोज ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज से ही इन यूनिटों को ड्राइव्ड किया गया है, इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कौन सी है, एरिया है।
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ को हम कहीं में मेजर करते हैं, ये लेंथ हो गई हमारे पास, लेंथ इंटू लेंथ, ये एरिया हो गया। लेंथ को हम कहीं में, एसआई यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर होती है, एम हो गई इंटू एम, तो क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी के को यूज करके, जो फिजिकल यूनिट हमने यूज की हुई है, उन फिजिकल यूनिट की हेल्प से ड्राइव्ड यूनिट को हम यूज करते हैं। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम की क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ को हम कहीं में मीटर में यूज करते हैं, इसका मीटर और मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाती है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मीन्स क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाती है। तो इसी तरीके से आप, बहुत सी यूनिट है हमारे पास, ड्राइव्ड यूनिट सबकी प्रैक्टिस कीजिए। सब्सिडायरी यूनिट्स होती है, सब्सिडियरी यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स दैट मे बी मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ द बेस यूनिट के, या तो मल्टीपल होते हैं या फिर फ्रैक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी यूनिट्स बोलेंगे। इट इज इंडिकेटेड स्पेशल प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्री मीन्स पहले लगने वाला, सफिक्स बाद में, और प्रीफिक्स, प्री से ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्री मीन्स पहले, जो पहले लगेगा। तो जो ये मल्टीपल होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, ये किसके मल्टीपल होते हैं, 3 के मल्टीपल होते हैं। आओ देखते हैं कैसे मल्टीपल होंगे 3 के। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये सब इसके सिंबल गिवन है यहाँ पे, और ये मल्टीपल फैक्टर इसमें गिवन होते हैं, इसके एग्जाम्पल गिवन है साथ साथ में। अब देखते हैं हम 3 के मल्टीपल कैसे होते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 18। तो इट मीन्स ये मल्टीपल किसके हो गए, 3 के मल्टीपल हो गए। आप इसको अल्टरनेट ही लर्न कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा याद करने में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको अल्टरनेट याद कीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जैप्टो। तो इस तरीके से अगर हम इसको अल्टरनेट तरीके से लर्न रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये सब यूनिट हमें याद रखनी है। और ये मल्टीपल और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसकी हो जाती है, 3 की हो जाती है। इज दैट क्लियर? आगे चले। आगे हमारे पास आता है एक क्वेश्चन आता है जो अभी नेक्स्ट पीछे किया हुआ है, मल्टीपल्स का क्वेश्चन है हमारे पास। मैच द फ्लोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स, इनको मैच करना है, इनका आंसर बताइए कि क्या आंसर रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। जो हमने टेबल अभी पीछे पढ़ी हुई है, उस टेबल से ही हम, उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो चीजें होती हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके नीट में ही पूछी जाए, ये जनरल साइंस में भी पूछी जाती है। तो इसमें देखो इसका आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट क्या है, माइक्रो, माइक्रो के लिए कितना होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 हो जाता है। सेकंड हमारे पास है डेका, डेका के लिए क्या रहेगा, 10 रहेगा, कई बार 10⁻1 भी लिखा रहता है। सेकंड मेगा, मेगा के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 10⁻6 रह जाएगा। और गीगा के लिए जो रहेगा हमारा, गीगा 9, 10⁻9 आ जाता है। फेम्टो के लिए जो रहेगा हमारा 10⁻−15 रह जाता है। देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से हम देखते हैं, माइक्रो के लिए क्या रहेगा 10⁻6, डेका के लिए क्या रहेगा 10⁻1, 1 तो काउंट 10 ही हो जाता है, 10⁻1 10 हो जाता है। मेगा, मेगा के लिए 10⁻6, गीगा 10⁻9 और फेम्टो जो होता है 10⁻−15। चलो आंसर को चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है यहाँ पे। अब हम देखेंगे फर्स्ट का क्या है यहाँ पे, सी, फर्स्ट का सी देखें इसमें और इसमें, ये वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं, इनको तो देखने की नीड ही नहीं है। दोनों में से एक हो सकता है हमारे पास। तो माइक्रो के लिए सी हो गया। सेकंड जो हमारा है डेका, डेका के लिए क्या है यहाँ पे, ई, ई है, इसमें ए है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो हम सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए,
और हम उसका आंसर जरूर करेंगे।